हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को पढ़ रहे थे और इसमें हमने 3rd चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। और ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये टेबल्स हैं जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल्स दी गई है, इसको हम थोड़ा सा एज ए फैक्ट्स हम देख लेंगे क्योंकि ये एज ए वन लाइनर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए इसमें पहले टेबल देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट ए ग्लांस। ठीक, तो इसमें ये पार्ट दिया हुआ है सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल्स कवर्ड। मैं बस इसको एक बार इससे पूरा गो थ्रू हो लेते हैं, एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसको एग्ज़ाम से पहले अगर आप कोई भी एग्ज़ाम्स दें एसएससी रेलवे या फिर जो भी स्टेट पीसीएस वगैरह हैं, तो आप उसमें एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सभी टेबल्स को रिवाइज ज़रूर करके जाएं। ठीक है, ताकि इसमें कम से कम 3 to 4 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसमें सारे शेड्यूल्स दिए गए हैं, अभी हम पढ़ेंगे और कौन कौन से सोर्सेज से कहाँ कहाँ से हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फीचर्स हैं वो हमारे लिए गए हैं, ये सब इसमें दिया है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट मैटर, पार्ट्स एंड आर्टिकल्स कवर्ड। इसमें पहला पार्ट है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक इसके अंदर कवर होता है। ठीक है, पार्ट सेकंड में आता है सिटीजनशिप, और सिटीजनशिप आता है आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11 तक। पार्ट थर्ड में आते हैं फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स जो आते हैं वो आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक। उसके बाद पार्ट नंबर 4 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके अंतर्गत जो कि आर्टिकल नंबर 36 टू आर्टिकल नंबर 51 में कवर्ड होता है। उसके बाद पार्ट 4 ए जो है उसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 51A। ठीक है, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट आती है, आर्टिकल 52 टू 151, ऐसे ध्यान रखिएगा इसको। तो ये यूनियन गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव है आर्टिकल 52 टू 78, और पार्लियामेंट आर्टिकल 79 टू 122, और लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 123। उसके बाद हम देखते हैं इसी के अलग अलग चैप्टर, यूनियन जुडिशरी जो होती है उसके लिए आर्टिकल बताए गए हैं, आर्टिकल नंबर 124 टू 147। और उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके लिए आर्टिकल नंबर 148 टू 151। उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पार्ट 6 है वो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए है, और स्टेट गवर्नमेंट्स में जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 152 टू आर्टिकल नंबर 237 तक कवर अप किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें स्टेट गवर्नमेंट में जो पहला चैप्टर है वो है उसमें जो जनरल स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है वो आर्टिकल नंबर 152 है, और एग्जीक्यूटिव जो है वो आर्टिकल नंबर 153 से 167 है। इसमें सब कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको समझ आ जाएंगी। जैसे अगर पार्लियामेंट है तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 79 टू 122, इतने आर्टिकल आते हैं पार्लियामेंट के लिए। और ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन से पार्ट में आता है, पार्ट नंबर 4A में आता है, और इसके लिए आर्टिकल नंबर 51A आता है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये पार्ट नंबर 4 में आता है, और इसके लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 36 टू आर्टिकल नंबर 51 तक है। और उसके बाद जो पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक कवर्ड है।
जो हमारा सिटीजनशिप है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर सेकंड में आता है, और सिटीजनशिप जो है आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11 तक कवर्ड है। और पार्ट फर्स्ट जो है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, और पार्ट फर्स्ट में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 1 to 4 है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के लिए। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए जो आर्टिकल होते हैं 150 to 237, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स का ही ये सब कैटेगराइजेशन है। फर्दर उसको कैटेगराइज किया गया है, जिसमें कि पहले चैप्टर में जनरल होता है आर्टिकल 152, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का जो जनरल स्ट्रक्चर होगा उसके लिए 152, और चैप्टर सेकंड जो है द एग्जीक्यूटिव स्टेट्स में, तो उसके लिए 153 to 167 आर्टिकल नंबर। और जो चैप्टर थर्ड है यानी जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए आर्टिकल नंबर 168 to 212, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर आर्टिकल 213, और हाई कोर्ट जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो हाई कोर्ट्स हैं हमारे वो आते हैं पार्ट 6 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये आते हैं आर्टिकल नंबर 214 to 232 में। उसके बाद जो नेक्स्ट है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 233 to 237। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट 7 है उसको रिपील कर दिया गया है, उसको डिलीट कर दिया गया था। उसमें ये था कि द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, जो कि आर्टिकल नंबर 238 के अंडर आता था, लेकिन पार्ट 7 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अब डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो पार्ट 8 है उसमें पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज़ आती हैं, और यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं वो आर्टिकल नंबर 239 to 242 के अंडर कवर्ड हैं। उसके बाद पार्ट 9 है जो पंचायत के लिए है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो जिसमें कि जो आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243 ओ आती हैं पंचायत के लिए, ठीक है। और पार्ट 9A जिसमें क्या है म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, ठीक है। पार्ट 9A में म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, और म्युनिसिपैलिटीज़ जो है वो कौन कौन से आर्टिकल के अंदर कवर्ड है, वो है 243P टू आर्टिकल 243ZG। इसमें आपको सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार पढ़ते चलें इसको, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इसमें से कुछ भी पूछ लिया जा सकते हैं। जैसे ये पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। और शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ऊपर के जो मैंने ये 4 पार्ट्स आपको बताए, ये तो आपको हमेशा लर्न होने चाहिए, ठीक है। पार्ट फर्स्ट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1 to 4, पार्ट सेकंड सिटीजनशिप के लिए आर्टिकल 5 to 11, पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट के लिए आर्टिकल 12 to 35, और पार्ट फोर्थ जो है उसमें आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उसके अंडर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। और उसके बाद आ जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A। पार्ट 4A में आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो आती हैं आर्टिकल नंबर 51A में। उसके बाद पार्ट 5 है वो यूनियन गवर्नमेंट का है, तो वो ऊपर की वो 4 याद रख लें। और फिर यहाँ से पंचायत से पार्ट 9 जो है, और हाई कोर्ट का भी ध्यान रखिएगा, जो रहता है आर्टिकल 214 to 232, और ये भी आता है पार्ट 6 में। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी पार्ट 6 में आते हैं, आर्टिकल नंबर 233 to 237। देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये नहीं पता है कि कौन सा आर्टिकल या फिर कौन सी ऐसी जो है जो हम ये सब्जेक्ट मैटर पढ़ रहे हैं कौन सा हमसे पूछ लिया जाए, लेकिन हाँ हमारी एम लक्ष्मीकांत में पॉलिटी की बुक में ये दिए हुए हैं, तो हमको हर चीज़ को पढ़ते हुए ले चलना है, ठीक है। ये क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए, ठीक। उसके बाद है पार्ट 9A। इसमें इसका सब्जेक्ट मैटर है म्युनिसिपैलिटीज़ आती है आर्टिकल 243P टू 243ZG। उसके बाद पार्ट 9B जो इसमें आती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, जो हमने पढ़ा था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस में आती हैं, पार्ट 9B में। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए जो आर्टिकल हैं वो है 243ZH से 243ZT तक। उसके बाद जो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ हैं वो आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 10 में। और जो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ के लिए आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 244 टू आर्टिकल नंबर 244A, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 11। जो पार्ट 11 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें है रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है, इसमें हो जाएगा आर्टिकल नंबर 245 टू आर्टिकल नंबर 263। ठीक है, पार्ट 11 जो है उसमें कहा गया है कि रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, इसमें हो जाएंगे आर्टिकल नंबर 245 टू 263। उसमें लेजिस्लेटिव रिलेशंस जो है यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में, तो वो आएंगे आर्टिकल नंबर 245 टू आर्टिकल नंबर 255 के अंडर। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं जो यूनियन एंड स्टेट के बीच में, वो आएंगे आर्टिकल नंबर 256 टू आर्टिकल नंबर 263। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट 12 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या क्या उसके सब्जेक्ट मैटर हैं। पार्ट 12 में आता है हमारा फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। ठीक है, अगर किसी ने पूछा कि जो फाइनेंस है, प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सूट्स हैं, वो किस में आते हैं, वो पार्ट नंबर 12 में आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 12 में क्या आता है, वो आते हैं फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं आर्टिकल नंबर 264 टू 300A। ठीक है, और जो फाइनेंस है, फाइनेंस आता है आर्टिकल नंबर 264 टू 291। और बोरोइंग्स आता है आर्टिकल नंबर 292 टू आर्टिकल नंबर 293। प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज़, ठीक है, और ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स, ये आते हैं आर्टिकल नंबर 294 टू 300। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये भी हमारे पार्ट 12 में आता है। और ये पहले क्या था, फंडामेंटल राइट था, जबकि इसको बाद में 1989 का अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसके थ्रू उसको हटा दिया गया था, और इसको क्या बना दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया था। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया था, एक लीगल राइट बना दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट 13 है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये है आर्टिकल 301 टू आर्टिकल 307। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 14, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, आर्टिकल 308 टू आर्टिकल 323। ठीक है, इसमें आते हैं। और जो सर्विसेज हैं स्टेट्स और यूनियन के अंडर, उनके लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 308 टू आर्टिकल 314 तक के उसमें आर्टिकल्स आते हैं। और जो दूसरा चैप्टर है पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके लिए जो आर्टिकल आता है वो 315 टू 323 आता है। ठीक है, और जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन है ये हमारा आता है पार्ट 14 में। ठीक है, ये आता है हमारा पार्ट 14 में। पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल नंबर 315 टू 323। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 14A, ट्रिब्यूनल्स। इसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये ट्रिब्यूनल भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन से पार्ट में आता है। ट्रिब्यूनल्स आते हैं हमारे पार्ट नंबर 14A में। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत कवर्ड है, ये है आर्टिकल 323A टू 323B के अंडर ये कवर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट 15। ठीक है, पार्ट 15 जो है उसमें क्या, उसका सब्जेक्ट मैटर है इलेक्शंस किस पार्ट में आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट 15, ये हमको पता होना चाहिए। और जो इलेक्शन है वो आते हैं आर्टिकल जो है इलेक्शन के लिए वो है आर्टिकल 324 टू 329A। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट 16 है, पार्ट नंबर 16, उसमें है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल 330 टू 342A। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 17। पार्ट नंबर 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, हमारे उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है 343 टू 351A, इसमें आर्टिकल कवर्ड है। इन आर्टिकल्स के अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज को कवर किया गया है 343 टू 351A। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, आर्टिकल नंबर 343 टू 344। उसके बाद जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके लिए है आर्टिकल नंबर 345 टू 347। अगर जो भी लैंग्वेज है यूनियन की लैंग्वेज के लिए कौन से आर्टिकल आते हैं, 343 टू
344। ऐसा नहीं है कि इसको कोई रटना है अभी, बस पढ़ते जाइए, क्योंकि अभी तो हमने पॉलिटी पढ़ना है, तो हम उसको जैसे-जैसे अपना पढ़ते जाएँगे, ये चीज़ें बार-बार सुनते जाएँगे, तो कई बार हम बार-बार जब इसको रिवाइज़ करेंगे तो ये हमको खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आगे आगे भी हम इन सब चीज़ों को पॉलिटी में पढ़ेंगे। रीजनल लैंग्वेजेस आर्टिकल 345 टू आर्टिकल 347। और ऐसे ध्यान रख लीजिएगा कि जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो उसके अंडर कौन-कौन सा आर्टिकल जो है वो 343 से लेकर 351 ए तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। और जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पार्ट नंबर 17 में आती है, ठीक है? और ये तो इसके अंदर दिए गए हैं चैप्टर्स, जैसे कि अब जो यूनियन की लैंग्वेज है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए है पर्टिकुलर आर्टिकल 343 टू 344, ठीक है? उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेस के लिए कौन से आर्टिकल हैं? रीजनल लैंग्वेजेस के लिए है आर्टिकल 345 टू 347। उसके बाद पार्ट 17 है लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सो ऑन। अगर सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज की बात होती है, हाई कोर्ट्स की लैंग्वेज की बात होती है, तो वो कौन से पार्ट में आएगा? वो भी पार्ट 17 में आएगा। और आर्टिकल नंबर 348 टू आर्टिकल नंबर 349, ठीक है? उसके बाद स्पेशल डायरेक्टिव्स, ठीक है, जो कि पार्ट 17 है, स्पेशल डायरेक्टिव्स। और स्पेशल डायरेक्टिव्स के लिए आर्टिकल नंबर 350 टू 351। उसके बाद जो पार्ट 18 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आता है इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352 टू 352 टू 360। 352 में क्या था? नेशनल इमरजेंसी थी। और आर्टिकल 360 में हमने क्या पढ़ा था अभी इमरजेंसीज में? फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ी थी। तो ये किसमें आते हैं? पार्ट 18 में आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है? आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360। उसके बाद हो जाएगा पार्ट 19। पार्ट 19 में मिसलेनियस, ठीक है? तो आर्टिकल 361 टू 367। उसके बाद पार्ट 20। पार्ट 20 जो है उसमें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 368 में। और ये जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? पार्ट 20 में है। और इसमें ये किस में आता है? आर्टिकल 368 के अंडर कवर होता है अमेंडमेंट का प्रोसीजर, ठीक है? उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो 21st पार्ट है, यानी 21 पार्ट है, वो क्या है? टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस जो बनाए गए हैं वो आते हैं 369 टू 392, ठीक है? जो हमारा क्या था? पार्ट 21 है, उसमें टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस आते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 369 टू 392 तक इनको कवर अप किया गया है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, और जो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये थे, ये जो हमारा पार्ट है, पार्ट 22 है, शॉर्ट टाइटल्स, ठीक है? इसमें आता है शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 393 टू आर्टिकल 395, ठीक है? इसमें ये कहा गया है पार्ट नंबर 22 में शॉर्ट टाइटल है, इसमें कमेंसमेंट आता है, और ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, ये भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, एंड रिपील्स आर्टिकल 393 टू 395। उसमें ये कहा गया है, ये इसको पढ़ लेते हैं। पार्ट 7 डीलिंग विद पार्ट बी स्टेट्स वाज डिलीटेड बाय द 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 7 था, उसको उसको 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के थ्रू उसको डिलीट कर दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑन द अदर हैंड बोथ पार्ट 4A एंड पार्ट 14A वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो पार्ट 4A है और जो पार्ट 14A है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़ा गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A और पार्ट 14A को 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में ऐड किया गया। वाइल पार्ट 9A, ठीक है, पार्ट 9A वॉज एडेड बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ठीक है? और जो पार्ट 9B है वो ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 में, ठीक है? ये हमने एक बार देख लिया।
कि सारे हमारे जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के क्या-क्या पार्ट्स थे, पार्ट्स में क्या-क्या उसके सब्जेक्ट मैटर थे और क्या-क्या आर्टिकल्स थे, ठीक है? इसको पढ़ते रहिएगा, रिवाइज़ करते रहिएगा और कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें पॉलिटी आती है, तो ये लिस्ट आपने एग्ज़ाम देने से जाने से पहले एक बार ज़रूर रिवाइज़ करके जानी है, ठीक है? क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टेबल है ये इसमें का बताया गया इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लांस। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल्स हैं, लेकिन हम देखते हैं जितने भी आर्टिकल दिए हैं एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं, इनसे गो थ्रू हो लेते हैं और आगे के चैप्टर्स में भी हम पढ़ेंगे और धीरे-धीरे सीखेंगे, ठीक है? ऐसे कोई रटना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़िए ताकि एग्ज़ाम में अगर माइंड एक बार में क्लिक हो जाए तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। चलिए देखते हैं। आर्टिकल नंबर 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। जो आर्टिकल 1 है उसमें नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन ये होता है यानी जो हमारे इंडिया है संघ उसका उसकी जो भी टेरिटरी है और उसका नाम, ठीक है? वो उसमें आता है और आर्टिकल नंबर जो 3 है वो डील्स करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ये ऐसे करके ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? आर्टिकल नंबर 13 जो है इसमें है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसमें ये बताया गया है कि आर्टिकल 13 में ये होता है कि अगर कोई भी ऐसे लॉज अगर बनाए जाते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स को के किसी भी प्रोसीजर को वो अगर उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो उन लॉज को क्या कर दिया जाता है, वॉइड करार दे दिया जाता है, उन लॉज को इनकंसिस्टेंट कर दिया जाता है, उनको इनवैलिड कर दिया जाता है, ठीक है? उसके बाद जो है आर्टिकल 14 जो कि है इक्वलिटी बिफोर लॉ और ये हर किसी को याद ही होगा और नहीं भी होगा तो याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी कॉमन है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये है कि सभी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को क्या हो अपॉर्चुनिटी मिले, उसकी इक्वलिटी हो, ठीक है? सबको अवसर मिले पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल नंबर 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटीसी, ठीक है? उसके बाद ये जो था फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 में आता है और आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 ए राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है? आर्टिकल 21 ए जो है वो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है? आर्टिकल 25 freedom of conscience and free profession practice and propagation of religion. Article 30 right of minorities to establish and administer educational institutions. Article 31c saving of laws giving effect to certain directive principles. Article 32 remedies for enforcement of fundamental rights including writs। मतलब ये है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर किसी भी व्यक्ति के अगर भारत में अगर फंडामेंटल राइट्स अगर वॉयलेट होते हैं तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और अपनी याचिका को दायर कर सकता है। तो ये होता है आर्टिकल 32, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 38 स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ये क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है? या विलेज पंचायत के एस्टेब्लिशमेंट के लिए आर्टिकल नंबर 40, ठीक है? यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, इसके लिए कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, आर्टिकल 44 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40। उसके बाद आर्टिकल 45 जो है वो है प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है? अर्ली इसमें जो आर्टिकल 45 है इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर का प्रोविज़न है और चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशन है, एजुकेशन का प्रोविज़न है जो कि क्या है 6 साल से कम एज के हैं।
उसके बाद आर्टिकल नंबर 46, ये है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 50 जो है वो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये भी पूछ लिया जाता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव के लिए कौन सा आर्टिकल है, उसके लिए है आर्टिकल 50। उसके बाद आर्टिकल 51 जो है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 51। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 51A। आर्टिकल नंबर 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए है, और ओनली आर्टिकल 51 जो है वो है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 72 जो है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स ETC एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। ये जो आर्टिकल नंबर 72 है इसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी जो पार्डनिंग पावर होती है, उनकी जो उनकी जो क्षमा देने की जो उनकी शक्ति होती है उसको बताया है। ग्रांट पार्डन्स होती है, और वो किसी भी उसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, किसी भी जो उनको सज़ा दी गई है अगर किसी अपराधी को, किसी अभियुक्त को, तो उसको कम कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, मतलब कुछ विशेष केसेस में, ठीक है। ये था। इसमें बेसिकली ये कहेंगे कि जो आर्टिकल 72 है वो जो है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर से रिलेटेड है, ठीक है, उसकी क्षमा करने की शक्ति से रिलेटेड है। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनका होता है एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। वो क्या करते हैं, आर्टिकल 74 के अंतर्गत बताया गया है क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे और एड करेंगे, सलाह देंगे प्रेसिडेंट को। उसके बाद आर्टिकल 78 ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट ETC, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 110 है जो है वह है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। ये आप देखते ही होंगे, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में। आर्टिकल 110 जो है वो किससे रिलेटेड है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल से है। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि बजट है वो कौन से आर्टिकल में आता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है या जैसे हम बजट कहते हैं वो कौन से आर्टिकल में आता है, वो आता है आर्टिकल 112 में आता है, ठीक है। और डेफिनेशन ऑफ मनी बिल वो आती है आर्टिकल नंबर 110 में आता है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 123 इसमें आती है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस प्रोमulgate करने की जो पावर होती है वो दी गई है आर्टिकल 123 में। आर्टिकल 143 में पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसमें जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये भी पूछ लिया जाता है कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 155। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 161 पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स ETC एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 161 क्या है, गवर्नर की पार्डनिंग पावर है। जैसे कि आर्टिकल 72 क्या हमने पढ़ी थी वो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर थी। ऐसे ही ये जो आर्टिकल 161 है ये गवर्नर की पार्डनिंग पावर है, ठीक है। एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 163 जो है उसमें क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। उसके बाद आर्टिकल 167 ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर, ये कहा गया है। आर्टिकल 169 जो है अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स, ठीक है।
आर्टिकल 169 भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें कि कहा गया है कि जो रिलेटेड है अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट, अबॉलिशन और क्रिएशन, उसे क्या किया जा सकता है, स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बनाया भी जा सकता है और उनको अबॉलिश्ड भी किया जा सकता है, आर्टिकल 169। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 200 जो है, असेंट टू बिल्स बाय गवर्नर इंक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 213, पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 213 जो है वो गवर्नर की जो है ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट करने की पावर है। ठीक है, आर्टिकल 226 जो है वो पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 226 क्या है, पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स है। आर्टिकल 239 डबल ए, जो आर्टिकल 239 डबल ए है, इसमें क्या है, इसमें स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। ठीक है, जो दिल्ली के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं वो आते हैं आर्टिकल 239 डबल ए में। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 249। ठीक है, तो आर्टिकल 249 में क्या दिया गया है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, जो अगर जो हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, अगर वो स्टेट लिस्ट में किसी भी किसी भी लॉ को बनाती है नेशनल इंटरेस्ट में, तो वो आएगा आर्टिकल नंबर 249। ठीक है, 249। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है 262। ठीक है, तो ये जो 262 आर्टिकल है, इसमें क्या आएगा, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज। आर्टिकल 262 में क्या होगा कि जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज, उनके एडजुडिकेशन के लिए, तो उसमें ये किस में होता है, आर्टिकल नंबर 262 में। आर्टिकल 263 जो है उसमें क्या है, प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 263 में किसके लिए प्रोविजंस दिए गए हैं, एक इंटर स्टेट काउंसिल के लिए प्रोविजन दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 265 जो है उसमें क्या कहा गया है कि टैक्स नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 265 में दिया गया है टैक्स नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 275 में क्या दिया गया है कि ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स। ठीक है, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, इसको ध्यान रखिएगा, फाइनेंस कमीशन के लिए कौन सा आर्टिकल होता है, आर्टिकल नंबर 280। और सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स के लिए कौन सा आर्टिकल होता है, आर्टिकल 300। सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स के लिए कौन सा आर्टिकल होता है, आर्टिकल नंबर 300। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 300 ए। आर्टिकल नंबर 300 ए है जो है वो किसके लिए है, पर्सन्स नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 300 ए क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी है। आर्टिकल 311 जो है उसको क्या है, उसमें क्या है, डिसमिशल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और ए स्टेट। ठीक है, आज जो आर्टिकल 311 है उसमें क्या किया गया है, डिसमिशल किया गया है, रिमूवल, उसमें डिसमिशल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर ए यूनियन और ए स्टेट। इसमें जो भी एक क्या है, यूनियन या स्टेट में कोई भी अपनी सिविल सर्विसेज में है वहाँ पर, तो उसकी अगर सिविल कैपेसिटीज़ के लिए उसको अगर डिसमिशल करना है, उसके रिमूवल के लिए, रिडक्शन इन रैंक अगर है किसी भी, रिडक्शन करना है रैंक में किसी भी जो कि स्टेट या यूनियन की का एम्प्लॉय है, तो उसके लिए ये आर्टिकल यूज होगा, आर्टिकल 311। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल 312, ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं, वो आती हैं आर्टिकल 312। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 315, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स। ठीक है, आर्टिकल 315 में आता है पब्लिक सर्विस कमीशंस फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स।
आर्टिकल 320 जो है उसमें आते हैं फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस, ठीक है। आर्टिकल 320 जो है उसमें हो जाएगा फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 323A जो है उसमें क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आते हैं। आर्टिकल 324 जो है उसमें आते हैं सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। जो आर्टिकल 324 है वो किससे रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ये जो आर्टिकल 323A है ये पूछ लिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 323A जो है वो किससे रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से है। ये क्वेश्चन भी आया था शायद लास्ट ईयर स्टेट PCS में। 323A जो है आर्टिकल ये किससे रिलेटेड है, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। आर्टिकल 330 जो है इसमें क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। इसमें रिजर्वेशन दिया गया है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इन द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा में, ठीक है, आर्टिकल 330 में। और आर्टिकल 335 क्या है, क्लेम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट, ठीक है। जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो अपना क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं सर्विसेज और पोस्ट में। ये किस में आता है, आर्टिकल 335 में। आर्टिकल 352 जो है उसमें आता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में आती है, आर्टिकल नंबर 352। इसको क्या कहेंगे, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी या फिर नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 में क्या आता है, प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, प्रेसिडेंट्स रूल। आर्टिकल 356 में क्या आता है, प्रेसिडेंट्स रूल आता है। जबकि आर्टिकल 356 तब यूज होता है जबकि जो हमारा स्टेट है उसकी जो स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होती है अगर वो अपना काम करने में फेल हो जाती है तो तब आता है आर्टिकल 356। और ये किस में आता है, प्रेसिडेंट रूल में, प्रेसिडेंट्स रूल में। आर्टिकल 360 क्या है, आर्टिकल 360 में आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजंस आते हैं आर्टिकल 360 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 365। इसमें होता है effect of failure to comply with to or comply with or to give effect to directions given by the union। तो ये जो आर्टिकल 365 है इसमें हो जाए, ये भी प्रेसिडेंट रूल से ही रिलेटेड है, लेकिन ये आर्टिकल 365 में ये होता है कि जब अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं करती है, उनको कंप्लाई नहीं करती है, तो तब अगर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है तो तभी आर्टिकल आता है आर्टिकल 365, ठीक है। आर्टिकल 368 जो है वो क्या है, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर, ठीक है। और उसके प्रोसीजर हैं, अमेंडमेंट के प्रोसीजर हैं और पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, जो जो उसके प्रोसीजर हैं अमेंडमेंट करने के लिए। और इसमें क्या है, जो पावर है पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की वो दी गई है और उसके लिए प्रोसीजर दिए गए हैं आर्टिकल 368 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 370, ठीक है। जो आर्टिकल 370 है उसमें क्या है, टेम्परेरी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 जो है उसमें क्या होता है, टेम्परेरी प्रोविजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो टेम्परेरी प्रोविजंस बनाए गए थे, ठीक है, कि जिसके कुछ प्रोविजंस को अभी 2019 में डिलीट भी कर दिया गया था, लेकिन अभी भी जो कुछ प्रोविजंस हैं वो हैं अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी भी वो आर्टिकल 370 अभी भी एग्जिस्ट करता है। Till 2019, the erstwhile state of Jammu and Kashmir had its own constitution of India। वो मैंने आपको बताया था कि 2019 तक वो जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको ये छूट थी कि वो अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता था, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होता था, जबकि वो इंडिया का ही एक राज्य है। लेकिन अब उसको क्या बना दिया गया है, उसको जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ऐसे करके दो यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट टेबल है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी शेड्यूल्स हैं 12 शेड्यूल्स हैं हम उनको देखते हैं कि क्या क्या उनका सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, ये 12 शेड्यूल है टोटल। चलिए इसको देखते हैं। जो फर्स्ट शेड्यूल है वो उसमें आता है नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, और दूसरा आता है नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। ठीक है, कवर्ड अंडर आर्टिकल नंबर 1 टू आर्टिकल नंबर 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड शेड्यूल। जो सेकंड शेड्यूल है उसमें देखते हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इमोलूमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। ठीक है, किससे रिलेटेड हैं जो भी इमोलूमेंट्स वगैरह जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द चेयरमैन एंड द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, द स्पीकर एंड द डिप्यूटी स्पीकर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट। ठीक है, ये सब सेकंड शेड्यूल में आते हैं जो कि कवर्ड होते हैं आर्टिकल नंबर 59, 65, 75, 97। ये सब अलग अलग दिए गए हैं, ये इनके लिए हैं अलग अलग जो ये प्रोविजंस हैं। वैसे हम इसको एक बार देख लेते हैं। जो फर्स्ट शेड्यूल में जो मेनली है वो किसके लिए है, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, फर्स्ट शेड्यूल में ये आता है। और नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट आते हैं जो कि आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 4 के अंडर कवर्ड है। सेकेंड शेड्यूल का सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसमें वो सभी प्रोविजंस आते हैं जो कि जो ये नाम दिए गए हैं यहाँ पे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नर ऑफ स्टेट्स हैं, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैं, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन द स्टेट्स हैं, और जो काउंसिल्स होती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यानी विधान परिषद होती हैं, जो उनके चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन्स होते हैं, द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं, द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट्स हैं, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। इन सब के लिए ये प्रोविजंस हैं, किस चीज़ के लिए, इन सब के इमोलूमेंट्स के लिए, इन सब के अलाउंसेस के लिए, और इन सबके जो प्रिविलेजेस हैं, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड शेड्यूल में दी गई हैं। ठीक है, उसको आगे देखते हैं थर्ड शेड्यूल को, कि थर्ड शेड्यूल में क्या दिया गया। थर्ड शेड्यूल में दिए गए हैं फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन फॉर। ठीक है, जो हमारा जो थर्ड शेड्यूल है उसमें क्या होता है कि जो ओथ दी गई है कि ओथ का दिया गया है कि शपथ के लिए बताया गया है कि कौन फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन फॉर किसके लिए, जो भी ओथ होता है उसके लिए, जो कि यूनियन मिनिस्टर होते हैं, द कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, द स्टेट मिनिस्टर्स, द कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स और द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑफ द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट। जो इन सब की जो भी ओथ होती है उन सब के ये सब आते हैं किसके अंतर्गत, ये आते हैं थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ शेड्यूल। जो फोर्थ शेड्यूल में क्या होता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, जो राज्यसभा में जो है जो सीट्स होती हैं, सीट्स का एलोकेशन होता है, जो सीट्स का बंटवारा होता है, और टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, जो कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए वो आते हैं आर्टिकल नंबर 4 एंड आर्टिकल नंबर 80 के अंतर्गत। ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये किस में आता है, फोर्थ शेड्यूल। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन से शेड्यूल के थ्रू जो है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा किया जाता है। ठीक है, एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का प्रोविजन किस में है, फोर्थ शेड्यूल में है। और अगर आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 4 एंड 80। आर्टिकल का यहाँ पे इतना वो नहीं है, लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए तो ये शेड्यूल यहाँ पे पूछ लेते हैं कि कौन से शेड्यूल में किया गया है। नेक्स्ट है फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ये भी पूछ लिया जाता है।
क्योंकि शेड्यूल्ड एरियाज़ और शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है। इसमें है 5th शेड्यूल में कि जो भी प्रोविज़न होगा, प्रोविज़न्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और ये आता है आर्टिकल नंबर 244 में, ठीक है। और 6th शेड्यूल जो है, 5th और 6th जो है लगभग एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो 6th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल में है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बस ये जो 6th शेड्यूल है उसमें नाम दिए गए हैं स्पेसिफिकली असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के एडमिनिस्ट्रेशन के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न होंगे वो 6th शेड्यूल में आएंगे। और उसके लिए जो आर्टिकल दिया गया है वो है आर्टिकल 244 और आर्टिकल 275, ठीक है। और जो 5th शेड्यूल है उसमें क्या हो जाएगा, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आर्टिकल 244, ठीक। लेकिन जहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन 4 स्टेट्स की बात आ जाएगी, और इन 4 स्टेट्स में भी ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर प्रोविज़न की बात करते हैं तो वो होता है 6th शेड्यूल में। और ये किस आर्टिकल के अंडर आते हैं, आर्टिकल 244 एंड आर्टिकल 275 के अंडर। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल है 7th शेड्यूल, ठीक है। 7th शेड्यूल में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ लिस्ट फर्स्ट, यूनियन लिस्ट, लिस्ट सेकेंड, स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट थर्ड, कंकरेंट लिस्ट। ये भी पूछा जाता था पहले तक एग्ज़ाम्स में, अब तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हो गया है तो नहीं आता है कि जो डिवीज़न ऑफ पावर्स है, हमारे जो भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और जहाँ पर कि जो ये लिस्ट बनाई जाती है लिस्ट के फॉर्म में होती है, जिसमें कि पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट होती है, दूसरी लिस्ट स्टेट लिस्ट होती है और तीसरी लिस्ट कंकरेंट लिस्ट होती है। तो वो किस शेड्यूल के अंतर्गत आता है डिवीज़न ऑफ पावर्स, तो वो आता है 7th शेड्यूल के अंतर्गत। और उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 246, ठीक है। प्रेजेंटली द यूनियन लिस्ट कंटेन्स, अब इस टाइम पे जो यूनियन लिस्ट है उसमें अभी इस टाइम पे 98 सब्जेक्ट्स हैं, जबकि ओरिजिनली यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स थे। यानी एक सब्जेक्ट अभी क्या है, बड़ा है, इंक्रीज़ हुआ है। यूनियन लिस्ट में कितने हैं, 98 सब्जेक्ट्स हैं प्रेजेंटली, और स्टेट लिस्ट में अभी 59 सब्जेक्ट्स हैं, जबकि ओरिजिनली स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स थे। एंड द कंकरेंट लिस्ट मीन्स जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों ही लॉज बनाने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। दोनों ही लॉज बना सकते हैं। कंकरेंट लिस्ट में, उस लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ओरिजिनली कितने थे, 47 सब्जेक्ट्स थे। और ये सब जो डिवीज़न ऑफ पावर्स है जो यूनियन और स्टेट्स के बीच में इन टर्म्स ऑफ ये जो लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, तो ये किस में आता है, ये आता है 7th शेड्यूल में। और इसके लिए कौन सा आर्टिकल लिया गया है, इसके लिए आर्टिकल लिया गया है आर्टिकल 246। उसके बाद है हमारा 8th शेड्यूल, ठीक है। 8th शेड्यूल में क्या होता है, लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड की जाती हैं वो 8th शेड्यूल में आता है, ठीक है। ओरिजिनली इट हैड 14 लैंग्वेजेस बट प्रेजेंटली देयर आर 22 लैंग्वेजेस, ठीक है। ये कहा गया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 8th शेड्यूल में क्या आता है, तो उसमें आती है कि जो भी लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लैंग्वेजेस हैं रिकग्नाइज्ड की गई हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, ठीक है। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेजेस थे, लेकिन अब प्रेजेंट में कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अगर कहा जाए कि बताइए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन से शेड्यूल में हैं, लैंग्वेजेस के बारे में कौन से शेड्यूल में बताया गया है, वो बताया गया है 8th शेड्यूल में। और लैंग्वेजेस के लिए जो आर्टिकल कवर्ड है वो क्या है, आर्टिकल 344 एंड आर्टिकल 351, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसमें कि जो प्रेजेंटली जो हमारा 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो 22 लैंग्वेजेस इंक्लूड हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, उन 22 लैंग्वेजेस को एक बार हम उनसे गो थ्रू हो लेते हैं। उसमें है असमीज़, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, काश्मीरी, कोंकणी, ठीक है, मैथिली, मलयालम और मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली,
सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। और जो सिंधी वॉज जो सिंधी लैंग्वेज थी वॉज एडेड बाय द 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। जो ये सिंधी लैंग्वेज थी उसको 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 के थ्रू ऐड किया गया, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में। उसके बाद जो कोंकणी मणिपुरी एंड नेपाली वर एडेड बाय द 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। जो कोंकणी थी और मणिपुरी लैंग्वेज थी और जो नेपाली लैंग्वेज थी उनको 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में ऐड किया गया। उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली वर एडेड बाय द 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब बताइए इन लैंग्वेज को, मणिपुरी कोंकणी को कब जोड़ा गया, नेपाली को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो 8th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कब ऐड किया गया। तो कब ऐड किया गया था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इंक्लूड कर लिया गया था। ऐसे ही ये जो बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली ये जो लैंग्वेजेस हैं, ये 4 लैंग्वेजेस कब ऐड की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के थ्रू इनको ऐड कर लिया गया था 8th शेड्यूल में, ठीक है। उसके बाद है जो उड़िया है, उड़िया जो लैंग्वेज है, उड़िया वॉज रीनेम्ड एज उड़िया बाय द 96th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, ठीक है। जो ये उड़िया लैंग्वेज थी उसको रीनेम कर दिया गया एज और उसको कहा गया उड़िया। उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जो कि था 96th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। तो हमने ये देख लिया कि जो ये हमारा 8th शेड्यूल था ये क्या करता है, हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी 22 प्रेजेंटली जो है लैंग्वेजेस हैं उनको रिकॉग्नाइज्ड करता है, ठीक है, उनके बारे में बताता है। और ये आर्टिकल 344 एंड 351। नेक्स्ट देखते हैं 9th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें क्या है, 9th शेड्यूल में है एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। ओरिजिनली 13, ठीक है, बट प्रेजेंटली अब कितने हैं 282, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम एंड ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स। जो 9th शेड्यूल था उसमें क्या थे, जो एक्ट्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते थे, एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर जो एक्ट्स एंड रेगुलेशंस बनाती थी किसके लिए, लैंड रिफॉर्म्स के लिए। और अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, जमींदारी सिस्टम के उन्मूलन के लिए, ठीक है, उसके अबॉलिशन के लिए, उसको एंड करने के लिए जो ये स्टेट लेजिस्लेचर जो भी एक्ट्स एंड रेगुलेशंस बनाती थी लैंड से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, और जो भी अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड ऑफ, और जो वो सब 9th शेड्यूल में आते हैं। और क्या क्या आता है इसमें, एंड ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर। और जो भी पार्लियामेंट जो है, जो इससे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उन पर जो बनाती है लॉज को, वो सब आएंगे 9th शेड्यूल में। दिस शेड्यूल जो 9th शेड्यूल है इसके बारे में कहा गया है कि 9th शेड्यूल वॉज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसको 9th शेड्यूल को जो ऐड किया गया था वो किया गया था 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू। इसमें ये कहा गया था कि टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम द जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये कहा गया था कि इसमें जो लॉ बना दिए जाएंगे उनको क्या होगा, उनको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन इट जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था।
हाउएवर ये था कि इसका क्या होगा कि इसमें जुडिशियल स्क्रूटनी का ग्राउंड नहीं था। ये था कि इसमें अगर 9th शेड्यूल में पहले ये रूल था कि अगर आपने कोई भी यहाँ पर कोई एक्ट और रेगुलेशन कोई भी बना दिया तो बस उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो सकती है, बस वो बच जाएगा और बस वो हमेशा के लिए रूल बना ही रहेगा, फिर आप उसको कभी डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसीलिए क्या हुआ कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द लॉज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल after April 24, 1973 are now open to judicial review. उसके बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि अब 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी इसमें नए लॉज बनाकर जो 9th शेड्यूल में इंक्लूड किए जाएंगे, अब उन पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मतलब अगर मान लीजिए नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स में कभी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में क्या हुआ कि उसमें अगर उस पर चर्चा होती है, अगर पाया जाता है कि कोई लॉ जो एक्ट बनाया है 9th शेड्यूल में उसको डाला गया है, तो उसको चेक किया जा सकता है, उसका रिव्यू किया जा सकता है कि वो कहीं से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, ठीक है, तो उसको चेक किया जाएगा और अगर वो कहीं से ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध पाया जाता है तो उसको नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर किया जा सकता है और वो जुडिशियल रिव्यू के लिए अब एप्लीकेबल है। पहले ऐसा होता था कि क्या किया जाने लगा था एक टाइम के बाद कि अगर कोई भी आपको लॉ बनाना है, अपना मनमाना जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं या जो भी पार्लियामेंट है वहाँ पे क्या किया जाता था कि अपना मनमाना लॉ बनवा लिया जाता था और उसके बाद उसको फिर उसको प्रोटेक्शन था कि उस पर आप कुछ भी चेंजेस कर ही नहीं सकते जो 9th शेड्यूल में आ गया तो। लेकिन 2007 में कह दिया गया कि अब जितने भी लॉज बनेंगे 24 अप्रैल 1973 के बाद जिनको कि 9th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाएगा, अब उन सब का क्या है, वो सभी क्या है जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। उन सभी लॉज को हम देख सकते हैं कभी भी। अगर मान लीजिए कोई भी केस अगर दोबारा किसी ने याचिका दायर की या किसी ने अपील कर दी कि ये लॉ गलत बना है, तो उस पर पूरा जुडिशियल रिव्यू होगा, उस पर पूरी प्रोसीडिंग्स होंगी, उसको चेक किया जाएगा कि ये कहीं इसने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को वॉयलेट तो नहीं किया है, ठीक है। अगर वॉयलेट किया होगा तो उस लॉ को ही क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, उस लॉ को ही एंड कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 10th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में तो हमने पढ़ लिया कि मेनली जो एक्ट्स और रेगुलेशंस बनाए जाते थे स्टार्टिंग में किसके लिए, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो लेजिस्लेचर्स बनाती थी, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड और अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, और जो पार्लियामेंट भी ये सब मैटर्स बनाती थी उन सबको इसमें बताया गया था। जो 10th शेड्यूल है वो है प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये है, दिस शेड्यूल वॉज एडेड बाय 52nd 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, ऑल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट and state legislature on the ground of defection. This schedule was added by the 52nd Amendment Act of 1985 और इसे क्या कहा जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है, दल बदल कानून, ठीक है, जिसे दल बदल कानून का नाम दिया गया था क्योंकि ये 10th शेड्यूल में आता है, वो एंटी डिफेक्शन लॉ इसको कहते हैं। और ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, वो आता है आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191। हमारा जो 11th शेड्यूल है उसमें कहा गया है कि स्पेसिफाइज द पावर्स अथॉरिटी एंड आर्टिकल 243 जी इसमें आता है अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पंचायत। ये क्या आता है, 11th शेड्यूल में हमारी पंचायत आती हैं और इट हैज़ 29 मैटर्स। एक्चुअली ये क्वेश्चन आया था कि जो पंचायत हैं उसमें उसके कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो उसका आंसर था 29 मैटर्स होते हैं, ठीक है। ये स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन था। This schedule was added by the
73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ठीक है, जो ये 11th शेड्यूल है, इस 11th शेड्यूल क्या करता है, स्पेसिफाइज द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। क्या करता है, पंचायत को क्या देता है, उसकी पावर को, पंचायत की पावर को स्पेसिफाई करता है, उसको एक अथॉरिटी देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है पंचायत की। ठीक है, और पंचायत के पास कितने मैटर हैं, टोटल 29 मैटर हैं। तो पंचायत के पास 29 सब्जेक्ट मैटर हैं। और जो 11th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल को 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू ऐड किया गया था। और जो हमारी पंचायत आती हैं वो आती हैं आर्टिकल 243G। इसमें ये दिया गया है कि जो ये 11th शेड्यूल है वो किस आर्टिकल के अंडर आता है, वो आता है आर्टिकल 243G के अंडर। उसके बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो लास्ट और 12th शेड्यूल है उसमें दिया गया है म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। स्पेसिफाइज द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। इट हैज़ 18 मैटर्स। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास कितने मैटर्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, 18 मैटर्स हैं। और पंचायत के पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, 29 मैटर्स हैं या 29 सब्जेक्ट्स हैं। और जो 12th शेड्यूल है ये म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए है। और 12th शेड्यूल वॉज एडेड बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। और जो ये म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं इनके लिए कौन सा आर्टिकल है, 243W। ठीक है, जो लास्ट है ये 12th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या करता है, म्यूनिसिपैलिटीज़ की पावर को स्पेसिफाई करता है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताता है म्यूनिसिपैलिटीज़ की, इसमें बताई गई है। एंड इट हैज़ 18 मैटर्स। म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास कितनी मैटर है, कितने मैटर्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, 18 सब्जेक्ट्स हैं। और दिस शेड्यूल वॉज एडेड बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। और ये जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं ये कौन से आर्टिकल के अंडर कवर्ड है, ये है आर्टिकल 243W। उसके बाद जो जो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर की, वो है सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वेरियस फीचर्स हैं, इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो हमने किस किस कंट्री से लिए गए हैं। ठीक है, ये हमको देखना है। और इसमें भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेट PCS में आ जाते हैं इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं। ये पहला जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, पहला सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से क्या क्या फीचर्स को बोरो किया था। वो किया था फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ठीक है, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है उसमें से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन फीचर्स को लिया गया था। क्या फीचर्स थे, वो थे फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी के प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या फीचर्स बोरो किए गए थे। ठीक है, और हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिया है, अब इसको पढ़ते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और प्रेरोगेटिव रिट्स का कॉन्सेप्ट लिया गया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाईकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट देखते हैं US कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग देखते हैं कि US कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं, US कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये जो है ये सब US कॉन्स्टिट्यूशन से ये फीचर्स बोरोड किए गए हैं। ठीक है, अगर US कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट,
रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। उसके बाद आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या फीचर लिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या फीचर लिए हैं। सबसे पहले लिया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ठीक है, एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, वेस्टिंग ऑफ रेजिडरी पावर्स इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर और वेस्टिंग ऑफ रेजिडरी पावर्स इन द सेंटर। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या लिया गया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कि एक क्या है स्ट्रॉन्ग फेडरेशन वाला क्या है सेंटर है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, और जो है रेजिडरी पावर्स, वेस्टिंग ऑफ रेजिडरी पावर्स इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, और जो नेक्स्ट है वो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नंबर 6 है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या फीचर्स लिए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ली गई है कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट लिया गया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। सबसे पहले कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट लिया गया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगर पूछा जाए कि जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है प्रोविजन। जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है हमारे पार्लियामेंट में कहाँ से लिया गया, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और अगर पूछा जाए कि कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद नेक्स्ट है वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या लिया गया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया गया है कि जब इमरजेंसी होती है तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, उनको निरस्त कर दिया जाता है उस टाइम पे। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। उसके बाद सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यूएसएसआर, जो कि अब रशिया है, नाउ रशिया, तो यूएसएसआर नाउ रशिया। तो यूएसएसआर से क्या क्या लिए गए हैं, रशिया से क्या क्या प्रोविजंस लिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस, कैसा जस्टिस, जो कि सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो और पॉलिटिकल जस्टिस हो इन द प्रीएम्बल। ठीक है, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसएसआर से या फिर रशिया से क्या क्या कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट लिया गया है, और जो आइडियल हैं सोशल जस्टिस के, इकोनॉमिक जस्टिस के और पॉलिटिकल जस्टिस के हमारे प्रीएम्बल में, वो लिए गए हैं यूएसएसआर रसिया से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या फीचर्स लिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लिए गए हैं रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, रिपब्लिक, एक तो रिपब्लिक लिया गया है, और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के जो आइडियल्स हैं वो लिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल, जो कि हमारे प्रीएम्बल में ये जो कॉन्सेप्ट हैं, जो आइडियल्स हैं लिबर्टी के, इक्वलिटी के और फ्रेटर्निटी के, ये लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट है साउथ अफ्रीकन
कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। इसमें साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि जो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन सी कंट्री से लिया गया है? वो लिया गया है अमेंडमेंट का प्रोसीजर है जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लिया गया साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, नेक्स्ट है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिया गया है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से लिया गया है? जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी लॉ के द्वारा जो भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया हो, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है? जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है और ये टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहिएगा और एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर इन्हें देख कर जाइएगा, इनका रिवाइज करते रहिएगा। तो अभी की वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।